हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस के नेक्स्ट चैप्टर को। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम यानी कि परमाणु। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? संरचना। यानी कि परमाणु की संरचना, यानी कि जो आपका एटम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, वो विभाज्य होता है या फिर अविभाज्य होता है। तो हम काफी चीजों के बारे में देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी आपके पदार्थ होते हैं ना, वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। अच्छे से बार बार चीजों को रिवाइज कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से आपके मिलके बने होते हैं। पदार्थ किससे बनके बने होते हैं? आपके परमाणु या फिर अणुओं से मिलके बने होते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और है, काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि परमाणु बड़ा होता है या फिर अणु बड़ा होता है। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, परमाणु जो होता है ना, वो आपका सबसे छोटा होता है और परमाणु से बड़ा क्या होता है? अणु। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो अणु है ना, अणु ये परमाणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। और परमाणु और अणु दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका पदार्थ बनाते हैं। कोई भी आपका जो मटेरियल है उसको बनाते हैं ये दोनों मिलके। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिएगा। परमाणु आपका सबसे छोटा होता है, देन आपका अणु आता है। तो अणु किससे मिलके बना होता है? आपके विभिन्न तरह के जो परमाणु है उनसे मिलके बनता है आपका अणु, ठीक है, याद रखना। और अणु और परमाणु दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आपका पदार्थ बनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं। भाई सीधा और सिंपल सा है, जिस चीज से आप बने हो उसी का तो अस्तित्व रहेगा ना। तो किसी भी पदार्थ का जो अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है, उन परमाणुओं की वजह से ही तो होती है जिससे वो बने होते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। यानी कि डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? आपके अविभाज्य होते हैं, जबकि ये बात आपकी गलत थी। जो परमाणु जो आपका होता है ना, वो विभाज्य होता है, ठीक है। ये बात हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, क्योंकि एटम के बारे में किसी को नहीं पता था कि किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये कि परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को लेकर या परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। जैसे कि परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। तो आपको यह याद रखना है कि परमाणु अविभाज्य न होता है, यानी कि विभाज्य होता है, वो अविभाज्य नहीं होता। परमाणु अविभाज्य नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु अविभाज्य नहीं होता, यानी कि आपका विभाज्य होता है। इस बात का संकेत कैसे मिला? एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला था। किस बात का संकेत? कि परमाणु आपका विभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है। कैसा होता है? विभाज्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे पदार्थों में आवेशित कण के बारे में। पदार्थों में जो आवेशित कण होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए, पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कि देखिए, सूखे बालों पर क्या कीजिए? आप कंघी कीजिए। तो हमारे सूखे बाल होते हैं ना, सूखे बालों पर आप कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। हम ऐसा देख चुके हैं। किसकी वजह से? ये विद्युत आवेश की वजह से होता है। और इसी तरह से अगर आप कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे और इस छड़ को अगर आप गुब्बारे के पास ले जाएंगे ना, तो वो भी क्या होगा? एक तरह से आकर्षण होगा उसके अंदर भी। तो किसकी वजह से? आपका विद्युत आवेश की वजह से। क्योंकि देखिए, लिख रखा है यहाँ पे कि इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है? विद्युत आवेश आ जाता है। क्या जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। और यह आवेश कहां से आया? इस बात का उत्तर जब मिला, जब हमें पता चला कि परमाणु क्या है? आपका विभाज्य है और आवेशित कणों से ये मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है? आवेशित कणों से, यानी कि जो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, आवेश करेंगे, आवेशित होंगे, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि निष्कर्ष क्या निकल के आया कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है? आपका विभाज्य कण होता है, अविभाज्य नहीं होता है।
याद रखना विभाज्य होता है, परमाणु आपका विभाज्य होता है। ठीक है, आगे बढ़े। और किससे मिलकर बना है? आपके आवेशित कणों से मिलकर ये बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि क्या, कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। अविभाज्य कण नहीं है यानी कि कैसा है? आपका विभाज्य कण है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। और जिसका पता किसने लगाया था? आपके जे थॉमसन ने लगाया था। जे थॉमसन ने इसके बारे में पता लगाया था, आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आपको अच्छे से याद रखनी है, किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और ये आपका जे थॉमसन है, थॉमसन, टॉमसन नहीं, थॉमसन, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये थॉमसन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, याद रखना आप। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही, कब? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की और उसने उसे नाम दिया था केनाल रे। क्या नाम दिया था? केनाल रे। तो अगर आपसे पूछा जाए केनाल रे की खोज किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। और कब की थी? 1866 के अंदर, 1886 में, 66 नहीं 86 में, भाई गलत बोल गया मैं, 1886 में। तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में केनाल रे की खोज की थी। और ये क्या होते हैं? इन्हीं को प्रोटॉन बोला गया था। आगे बताया जाएगा इसके बारे में। इन्हीं को क्या बोला गया था? आपका प्रोटॉन बोला गया था। तो आगे देखते हैं हम। ये किरणें जो केनाल रे आपके है ना, केनाल रे, जिनकी खोज आपके ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, तो ये आपके धनावेशित विकिरण थी, यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्जों की और ज्यादा खोज हुई, ठीक है। और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। कितना अधिक था? लगभग 2000 गुना अधिक था। किनका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा प्रोटोनों का द्रव्यमान 2000 गुना अधिक था। और इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया था प्रोटॉन। तो आप केनाल रे बोल लीजिए या फिर प्रोटॉन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। या केनाल रे की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी 1886 के अंदर, जिनके ऊपर क्या था? आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और इनका जो आवेश है किसके बराबर? आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। विपरीत का मतलब यही हो ना। और आवेश बराबर बराबर होता है। अब देखिए, जो परमाणु होता है ये आपका परमाणु है, और इसमें इसका नाभिक है, नाभिक। और नाभिक के अंदर आपको अच्छे से पता है क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। ये चीज आपको अच्छे से पहले पता होगी, आप इतना पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके घूमते हैं। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है न्यूट्रॉन तो क्या होता है? आपका उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये बात हमें अच्छे से पता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस वे में आकर्षित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? आपके चक्कर लगाते हैं। ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है भाई। नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, लेकिन उसी लेवल पे आकर्षित करते हैं। इनके बीच का गैप बना होता है, और ये क्या करता है? नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर आपके घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। इस सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव, मैंने अभी बताया ना, ई नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज है किस पे? इलेक्ट्रॉन के। और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया जाता है। तो अगर आपसे प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा जाए ना, तो 1 इकाई बोलोगे आप, 1 इकाई। और उसके ऊपर आवेश क्या? आवेश का मतलब चार्ज क्या? +1 होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? आपका नगण्य, यानी ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपके ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। और आवेश क्या होता है इनके ऊपर? -1 होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये आपका परमाणु है, ठीक है। और परमाणु के बीच में क्या होता है? उसका नाभिक होता है। एक दूसरे को संतुलित करने का मतलब क्या हो गया? यानी कि एक दूसरे को बनाए रखते हैं। मैंने बताया था अभी कि आपके नाभिक के अंदर क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। और यहां पे बाहर आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, चारों तरफ आपका चक्कर लगाता है। क्यों? न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन है, इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है। तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन बीच में गैप भी बना के रखते हैं, एक दूसरे को संतुलित रखते हैं ये।
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करे, आपका चक्कर लगाता रहे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के बाहर घूमते हैं, जबकि जो प्रोटॉन है वो आपके नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, जो कि आपका चैप्टर का नाम है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की संरचना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु क्या है, आपका अविभाज्य और आपका अविनाशी था। ठीक है, किसके दौरान, आपके डाल्टन के द्वारा। आपने पहले भी पढ़ चुका है, स्टार्टिंग में जो लाइन आई थी वो यही आई थी कि डाल्टन ने यह सिद्ध किया था, डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु क्या है, आपका अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया था। यानी कि डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, अविनाशी होता है, यह बात गलत निकली। ठीक है, यह बात क्या निकली, आपकी गलत निकली। क्यों? क्योंकि जो आपका परमाणु है वो आपका विभाज्य कण है, वो बट जाता है भागों के अंदर। अरे आपने पढ़ा होगा ना परमाणु बम के बारे में, तो परमाणु बम क्या होता है, वो अनियंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर जो परमाणु होता है ना वो विभाज्य होता है, वो बट जाता है। तो जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो तभी तो वो अनियंत्रित होता है, और तभी तो एक छोटा सा परमाणु बम कितना बड़ा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु आपका विभाज्य होता है, एक में से दूसरा बनने लगता है अपने आप। ठीक है, लॉजिक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बताया था कि या किसके अनुसार परमाणु आपका अविभाज्य और अविनाशी कण है, किसने बताया था? डाल्टन के अनुसार। याद रखिएगा, लेकिन यह बात आपकी गलत साबित हो गई थी। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को आपका प्रस्तुत किया था। इनमें से एक वे आपके जे थॉमसन, ये हर जगह थॉमसन है भाई, जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित आपका पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है कि जे थॉमसन जो हैं वो आपके पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, जे थॉमसन। याद रखिएगा आप। ठीक है, कौन थे? आपके जे थॉमसन जो हैं वो आपके पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए हमें है ना टॉमसन नहीं थॉमसन बोलने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन बाकी आपका टॉमसन भी सही है। एक्चुअली में नाम टॉमसन भी आपका सही है, एनसीईआरटी में आपका टॉमसन ही दिया गया है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि टॉमसन है या थॉमसन है। टॉमसन या थॉमसन बात बराबर ही है, आप जे थॉमसन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल आपका प्रस्तुत किया था। अब क्या मॉडल था उसके बारे में देखते हैं। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल, अब इन्होंने क्या बोला था, देखिए आप। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक की तरह, यानी कि आपने केक देखा होगा ना, आज भी हम केक लेके आते हैं, तो इस तरह से आपका गोल मान लो केक है, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ किशमिश वगैरह कुछ लगाते हैं ना, इस तरीके से। तो ये आपका क्रिसमस की केक की तरह से वो दर्शाया गया है। आगे बात करेंगे। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह है। जैसे मैंने किशमिश बोला ना, इन्होंने मेवे बोले थे, सूखे मेवों की तरह है। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो तरबूज के बीज है उनको इलेक्ट्रॉन बताया गया है, और कंप्लीट तरबूज को जो लाल भाग है जो आपको दिखाई देता है उसको क्या बोला है, आपका क्या बोला है उसको, धन आवेश। यानी कि एक धन आवेशित गोले की तरह है, एक परमाणु एक प्रोटॉन की तरह है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए आप इसको देखिए, ये जो आपके जे थॉमसन है उन्होंने बताया था कि आपका ये गोला जो है ना, ये आपका धनावेशित गोला है, धनात्मक गोला है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये आपको कंप्लीट जो लाल भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, अगर आप इसको एक तरबूज मान के चलते हैं तो ठीक है, और जो आपको ये बीज दिखाई दे रहे हैं ये आप सूखे मेवे बोल लीजिए, तो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, आपके जे थॉमसन ने बोली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया, यानी कि थॉमसन के अनुसार थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना हुआ होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ये बात किसने बोली थी, आपके जे थॉमसन ने बोली थी। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी कि दोनों की इक्वल वैल्यू होगी।
दोनों की क्या होगी, इक्वल वैल्यू होगी। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं, आपके उदासीन होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, आपस में कट जाएंगे तो क्या बचा, जीरो ही तो बचा, यानी कि क्या हो गए, आपके उदासीन हो गए। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यही बात इन्होंने बोली थी, किसने, जे टॉमसन ने। आगे बात करते हैं। यद्यपि टॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, तो आपसे अगर पूछा जाए परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या किसने की थी, जे टॉमसन ने, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये भी आपका कहीं ना कहीं फेल होने वाला था, यानी कि ज्यादा चीजें नहीं बता पाया था, फेल नहीं बोल सकते, ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जे टॉमसन का जो सिद्धांत था वो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जे टॉमसन के बारे में, उसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको समझेंगे। जे टॉमसन के जो मॉडल है उसमें इतना ही था, और आपको अच्छे से याद रखना है इन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी। बीज, सूखे मेवे, इनके बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, कि धनावेशित गोला है, अंदर इलेक्ट्रॉन किसमें, आपके एक बीज की तरह या सूखे मेवे की तरह धसे हुए हैं। तो जो चीजें इन्होंने बोली थी ना, ये आपको 100% याद रखनी है दोनों, कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। निष्कर्ष है इनका, टॉमसन का। तो निष्कर्ष को आपको अच्छे से याद रखना है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं, आपके उदासीन होते हैं। किसने बोला था, आपके टॉमसन ने बोला था, जे टॉमसन ने बोला था, याद रखिएगा आप। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से 1940, इनका 1856 में इनका जन्म हुआ, 1940 में इनकी डेथ हुई। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमने ऊपर बात की थी ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने की थी। कब की थी, 1906 में। तो 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 के अंदर इनको भौतिक शास्त्र में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा कब मिला था, 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज ये पहले ही कर चुके थे। तो खोज करने के कारण 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निर्देशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप ये याद मत रखिएगा, 1906 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, खोज ये पहले ही कर चुके थे। नोबेल पुरस्कार इन्होंने कब मिला था, 1906 के अंदर मिला था। ठीक है, आप वर्ष को पकड़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको डेट भी बताने की कोशिश करूं तो लगभग 1897 के आसपास। ठीक है, 1897 के आसपास जे टॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। तो देन उसके बाद 1906 में इनको क्या मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इनके 7 सहयोगी थे जिन्हें बाद में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार उनको भी मिला था। ठीक है, और कहां पे ये निर्देशक थे, आपके कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश जो प्रयोगशाला है उसमें निदेशक रहे थे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं। अब आया निकल के आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिन्होंने काफी कुछ बताया। तो इन्होंने क्या किया है उसके बारे में देखते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने किया क्या, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। ठीक है, अल्फा कण जिनके ऊपर क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, और जो अल्फा कण है उन पे पॉजिटिव चार्ज था, आगे बताएंगे भी ये। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी आपकी ये सोने की पन्नी, याद रखिएगा। और अल्फा कण आपके द्विव आवेशित हीलियम कण होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अल्फा कण है वो द्विव आवेशित हीलियम कण होते हैं, और ये धन आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं, धनावेशित। और इनका जो द्रव्यमान है 4u, इनका द्रव्यमान कितना होता है, 4u होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त क्या होती है, आपकी ऊर्जा होती है। क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि इनका द्रव्यमान है आपके सामने 4 है और ये धनावेशित होते हैं, और अल्फा कण द्विव आवेशित हीलियम कण होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आगे कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए, यानी कि जैसा इन्होंने सोचा था, जैसा वैज्ञानिक ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके एकदम विपरीत परिणाम दिया।
ठीक है, कि अल्फा कण आपके प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विक्षेपण होगा। ज्यादा विक्षेपण की इन्होंने आशा नहीं की थी, क्योंकि अगर वो भारी हैं तो ज्यादा थोड़ी ना मुड़ तुड़ पाएंगे, सीधा और सिंपल सा है। लेकिन जो अल्फा कण थे उन्होंने जो प्रकीर्णन प्रयोग था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। अब ये परिणाम क्या थे आप यहां पे देखिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। डायग्राम पे आइए आप, ये आपका डायग्राम है नीचे, ठीक है, ये आपके अल्फा कण है। तो काफी ऐसे अल्फा कण थे, ये अल्फा कण है भाई, ये वाले तो आपको ऐसे दिखा रहे हैं जाते हुए, ये अल्फा कण थे ना, तो काफी आपके सीधे निकल गए। ये सोने की पन्नी लगी हुई है इस तरह से, तो इसमें से ये डायरेक्ट निकल गए इस तरीके से, देख रहे हो आप, डायरेक्ट निकल गए आपके, ठीक है, आप देख रहे हो। और यहां पे देखिए इसके आगे आइए आप, यहां पे कुछ ऐसे भी थे जो टकरा के और आपके कुछ कोण पे, एक छोटे कोण के ऊपर वापस आपके विक्षेपित हो गए, यानी कि बदल गए। आप यहां पे देखिए, टकराया और तुरंत ऐसे मिल गया, छोटे कोण के ऊपर विक्षेपित हो गया। यहां पे देखिए आप, यहां पे आइए, इस तरह से गया और हल्का सा टकरा के विक्षेपित हो गया, ठीक है, इस तरीके से सीधा निकल गया, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जो एग्जैक्ट 180 डिग्री पर मुड़ गए। ये देखिए आप, इसको देखिए आप, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाके टकरा के एग्जैक्ट 180 के ऊपर आपका वापस भी आ गया, एग्जैक्ट 180 के ऊपर क्या आ गया आपका, टकरा के वापस भी आ गया एग्जैक्ट 180 पे। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, समझ में आई बात? तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। अब लौटते हैं ऊपर हम, और ये क्या था, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो कुछ आपके सीधे निकल गए, कुछ आपके टकराकर थोड़ा सा विक्षेपित हुए, और कुछ आपके एग्जैक्ट 180 डिग्री पर टकराकर वापस भी लौटे। तो ये तीनों चीजें जो मैंने बोली है ना आपको अभी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अब आगे चलते हैं, ऊपर आइए। अब इन्होंने क्या बताया है, जो चीज मैंने आपको बताई है वही इन्होंने बोली है। देखिए आप, कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। मैंने आपको दिखाया ना, सीधे निकल गए काफी। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मैंने ये भी आपको दिखाया, कुछ इस तरह से गए, यहां पे आपका कण है तो ऐसे टकरा गए, ऐसे चले गए, कुछ ऐसे आए, ऐसे मुड़ गए छोटे से कोण पे, ठीक है, कुछ ऐसे गए, उस ऐसे टकरा के चले गए, छोटे से कणों के क्या हुए, ये विक्षेपित हुए। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण आपका वापस भी आ गया। मैंने बताया एग्जैक्ट 180 डिग्री पे क्या आया, आपके कुछ कण वापस भी आए। आप देखिए 12,000 कणों में से एक कण आपका वापस आया है, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने यही चीज एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, एक देसी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं इसको, कि रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ये इस तरीके से इतना अविश्वसनीय था कि आप टिश्यू पेपर का जो गोला है, टिश्यू पेपर के टुकड़े पर आप मार रहे हैं और वह लौटकर आपको वापस क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लिया है इन्होंने, अब देखिए कैसे, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस देसी एग्जांपल को समझ गए ना, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। अब क्या किया जाएगा, देखिए आप, मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद करके एक दीवार के सामने खड़ा है। भाई मान लो ये दीवार है और यहां पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जो आंखों पे पट्टी लगा के यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा गया, यानी कि वो यहां से इस दीवार के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है इस दीवार के ऊपर। तो प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने पर वह एक आवाज सुनेगा। सीधी और सिंपल सी बात है, जब पत्थर दीवार से टकराएगा तो आवाज तो करेगा ना, तो वो आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज भी सुनेगा, क्योंकि 10 बार जब पत्थर दीवार से टकराएगा तो 10 बार आवाज आएगी ना। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ेगी। अब इस दीवार को हटा दीजिए आप, अब आपने एक तार की लगा दी, तार आप लगाते हो जैसे अपने खेतों में आप 4 दीवारी करते हो, इस तरीके से, ये आपके तार है, ठीक है, आपने तार लगा दिए, ठीक है, तार की एक 4 दीवारी आपने बना दी, ठीक है, और यहां पे अब बच्चा खड़ा हुआ है और अब बच्चे ने फिर से क्या किया, पत्थर फेंके। तो काफी पत्थर ऐसे भी तो होंगे ना, कुछ तो दीवार से टकरा जाएंगे और कुछ ऐसे भी तो होंगे जो इस 4 दीवारी में से, जो तार आपने लगाया है उस तार में से सीधा निकल जाएंगे, वो टकराएंगे ही नहीं तार में से एकदम सीधा निकल जाएंगे उस खाली स्थान में से, उस जगह में से, ऐसा भी तो होगा ना। तो अब देखिए आप, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान थे जिनके बीच से पत्थर आपका निकल जाता है, तो इसलिए आवाज सुनाई नहीं देती। देखिए, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं, क्योंकि हमने बताया तार के बने हुए हैं, तो तार के बीच में गैप भी तो होता है, तो इस गैप में से जो आपका पत्थर है वो निकल जाएगा
तो जिनके बीच से पत्थर आपका निकल जाता है। तो यही चीज उन्होंने सोने का जो प्रयोग किया था ना, सोने की पन्नी वाला प्रयोग, उसमें बताया है कि आपके काफी जो अल्फा कण थे ना वो डायरेक्ट सीधे निकल गए पन्नी में से, टकराए ही नहीं। कुछ जो तार से टकराए तो वो विक्षेपित हो गए और कुछ एग्जैक्ट 180 डिग्री पर विक्षेपित हो गए। ठीक है, तो ये था उनका मेनली परिणाम। अब निम्न परिणाम निकले थे, हम परिणाम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रेदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकालिए। अब कौन कौन से थे कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या होता है, आपका खाली होता है। ठीक है, खाली है, अरे खाली है तभी तो सीधे निकल गए, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। भाई खाली स्थान था जब तो वो डायरेक्ट चले गए, उनके बीच में अगर कुछ आता तो वो टकरा के वहीं पे नहीं रुक जाते। तो परमाणु के भीतर का अधिकतर जो भाग है ना वो खाली है, क्योंकि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से डायरेक्ट क्या चले गए, आपके बाहर निकल गए। ठीक है, ये पन्नी है मान लो, तो इसलिए डायरेक्ट बाहर चले गए। वो बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह याद होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग भी बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। अब एक बात बताइए मुझे, हमने क्या बात की थी कि परमाणु के अंदर क्या होता है, आपका धनावेशित भाग होता है। मैंने बताया ना, अंदर क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है। नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है ना, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ये स्टार्टिंग की बात है, जब ये नहीं पता था प्रोटॉन है या क्या है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। और बाहर से हम अल्फा कण डाल रहे हैं, अल्फा कण के ऊपर भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से पता होगी, आपने पहले भी पढ़ी होगी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। और नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये भी आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए यहां पे बताया गया है कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह याद होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। अगर ज्यादा धनावेशित भाग होता और बाहर से अल्फा कण भी धनावेशित आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कोण पे विक्षेपित होते, बहुत ज्यादा मात्रा में विक्षेपित होते। तो इसलिए बोला है कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर धनावेशित भाग बहुत कम है और अल्फा कणों पे भी धनावेशित भाग हो गया, लेकिन अंदर भी तो धनावेशित भाग कम है ना। तो कम भाग होने की वजह से बहुत कम अपने मार्ग से विक्षेपित हो पाते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अब देखिए एक और बात कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। हमने बात की थी ना 12,000 में से एक वापस लौट के आया। तो बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणुओं का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में क्या होता है, आपका सीमित होता है। बहुत छोटे से भाग में क्या होता है, आपका सीमित होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्योंकि आयतन होगा ना वहां पे, तभी तो टकरा के वापस आएगा। तो बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में क्या होता है, आपका सीमित होता है। और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना क्या होती है, आपकी छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, 10 गुना छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना छोटी। अगर मैं बात करूं परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या होती है आपकी 10⁻10। और अगर मैं नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात करूं तो 10⁻15 होती है। ठीक है, तो आप इस डाटा को भी याद रख सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि अपने प्रयोगों के आधार पर रेदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। उन्होंने क्या लक्षण बताए, आप एंड में देख सकते हैं एक बार, कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां पे होता है, उसके नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। आप समझ गए होंगे भाई, ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, नाभिक में आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यही चीज इन्होंने बोली है कि परमाणु का केंद्र क्या है, धनावेशित है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां पे होता है, नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में क्या लगाते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। आप ऊपर देख भी चुके हैं कि नाभिक का आकार क्या है, 10⁻15 त्रिज्या जो मैंने बताई है, जबकि परमाणु क्या है 10⁻10। तो जो ज्यादा नेगेटिव में होगा वो उतना छोटा ही तो मिलेगा ना। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब देखिए इनका जो परमाणु मॉडल था इसकी कुछ कमियां भी थी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो मैंने बताई, कि सारे के सारे पन्नी में से डायरेक्ट निकल गए, बहुत कम है जो आपके विक्षेपित हो पाए थे,
और कुछ 12,000 में से एक ऐसा भी था जो वापस भी लौट आया था, और इसमें से कुछ थे बहुत कम ऐसे थे जो 180 डिग्री पर क्या हुए थे, विक्षेपित हुए थे। तो ये चारों की चारों बातों आपको अलग से याद रखनी है, याद रखिएगा। अब इसमें कमियां क्या निकली वो देखिए आप, कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। ठीक है, इनके परमाणु मॉडल की कुछ कमियां हैं। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का क्या होगा, आपका विकिरण होगा, और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु क्या होता, आपका अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, आपका स्थायी होता है। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया कि इनकी क्या है, इनके मॉडल के अंदर कमियां थी, ये नहीं बता पाए कि परमाणु अस्थिर है या फिर परमाणु क्या होता है, आपका स्थिर होता है। ये चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रीजन उन्होंने क्या बताया कि देखिए वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना क्या है, संभावित नहीं है, क्योंकि वो घूम रहा है। और कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में क्या होगा, आपका त्वरित ही होता रहेगा, इनकी गति ही करता रहेगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण भी होगा, इनकी ऊर्जा निकलेगी। अगर वो एक मतलब आप दौड़ रहे हो मान लो, तो आपके शरीर से ऊष्मा निकलती है ना, ऊर्जा निकलती है ना। तो इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, और अगर उसमें से ऊर्जा निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, नाभिक से टकरा भी जाएगा। और अगर ऐसा होता तो परमाणु क्या होता, आपका अस्थिर होता। लेकिन हम क्या जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, आपका स्थायी होता है। तो इस वजह से बोला गया कि इनके मॉडल में क्या थी, कुछ कमियां थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये मैं आपको दिखाई चुका हूं, आपको समझाई चुका हूं इसके बारे में कि ये इनका पन्नी वाला प्रयोग था, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ई रदरफोर्ड 1871 से 1937। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1871 को हुआ था। मृत्यु कब हुई, 1937 में। तो 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रो में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, आपके रदरफोर्ड जी को। ठीक है, रेडियो धर्मिता, इनकी रेडियो एक्टिविटी पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए, और 1908 में उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जे टॉमसन को कब मिला था, 1906 में। ठीक है, रदरफोर्ड को कब मिला नोबेल पुरस्कार, 1908 में। तो ये आपको याद रखना है। और रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर अपने योगदान के लिए और परमाणु के नाभिक की खोज के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे, और इसलिए ही इनको 1908 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको नाभिकीय भौतिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। पितामह आप बोल सकते हैं, जनक आप बोल सकते हैं, इन्होंने उत्पन्न किया था, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिक की खोज इन्होंने ही की थी। आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके बाद आए आपके बोर। तो बोर का परमाणुक मॉडल क्या बोलता है, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। अब इन्होंने बोला क्या, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा। यानी कि इन्होंने ये बोला इलेक्ट्रॉनों की अपनी कुछ कक्षाएं हैं, अपनी कुछ निश्चित जगह है, उन्हीं में ही, उन निश्चित कक्षाओं में ही वो चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट घूमते रहेंगे, हर जगह घूमते रहेंगे। और इनको क्या बोला गया, इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा बोला गया था। याद रखिएगा आप, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये बात किसने बोली, आपके नील्स बोर ने बोली। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर वो घूम रहे हैं तो ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे तो नाभिक से टकरा जाएंगे, और टकरा जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो अस्थिर है। जबकि हम पढ़ चुके हैं परमाणु क्या होता है, आपका स्थिर होता है ना। तो इस कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर आए, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और जिन कक्षाओं में वो घूम रहे हैं ना, उन कक्षाओं में घूमते समय उनमें से ऊर्जा का विकिरण ही नहीं होता, विकिरण यानी कि ऊर्जा ही नहीं निकलती है। तो इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, ऊर्जा स्तर बोला गया। आप जैसे ये नाभिक है, ठीक है, और ये कक्ष क्या है, इसको के बोला गया है, पहले वाले को के बोला गया है। नेक्स्ट वाले को क्या बोल रहे हो आप, इसको आप एल बोल रहे हो, जहां पे एन की वैल्यू 2 होगी। इसको आप एम बोल रहे हो, जहां पे एन की वैल्यू क्या होगी, आपकी 3 होगी। और इसको आप क्या बोल रहे हो, एन बोल रहे हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू यहां पे क्या होगी, आपकी 4 होगी। ठीक है, तो देखिए किसी परमाणु में ऊर्जा के स्तर दर्शाए गए हैं ये, और ये कक्षाएं या कोष जिसे आप के एल एम एन नाम दे रहे हो, या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा इनको दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब नील्स बोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं। और देखिए कक्षाओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जहां पे मैंने बताया था कि एन की वैल्यू 1 क्यों लेते हैं, 2 क्यों लेते हैं, ठीक है, या आपकी संयोजकता से रिलेटेड होते हैं।
ठीक है ना, इनके बारे में हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए नील्स बोर के बारे में बात कर लेते हैं कि नील्स बोर 1885 से 1962, इनके जन्म 1885 में और मृत्यु 1962 के अंदर। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था 7 अक्टूबर 1885 में। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया था? 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के अंदर। और 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा कौन कौन सी थी? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस, याद रखिएगा, एटॉमिक थ्योरी, और थी आपकी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 जो किताबें थी, ये जो प्रोफेसर जो बोर थे उनके जो विविध लेख थे उन पर लिखी गई थी, उन पर आधारित ये पुस्तकें थी इनकी। कौन सी? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने नील्स बोर के बारे में पढ़ा, हमने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा और हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा। बार बार वीडियो को सुनिएगा, इनके जो रिजल्ट हैं उनको माइंड में रखना है, इन्हीं रिजल्ट में से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो बाकी का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।